नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी होती है। लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी है, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से और जानने की कोशिश करते हैं, असल मुद्दे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम यही करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे टीकाकरण महाअभियान की बड़ी हेडलाइन से। कल एक बार फिर से जो उम्मीद थी उससे कई ज्यादा टीकाकरण हुआ। कई केंद्रों पे वैक्सीन की कमी देखने को मिली। जो टारगेट फिक्स किया गया था उससे भी कई ज्यादा टीकाकरण यहाँ पर हुआ है। राकेश जी, देखिए, टीकाकरण को देखकर कई तरह के सवाल मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसको उठते रहे जी। और अगर कल के आंकड़ों में भी देखें तो बीच बीच में जैसे 2 दिन तो नो वैक्सीनेशन डे रखते हैं। फिर जो संख्या जो जो अभियान शुरू हुआ था रिकॉर्ड बनाने के दिन से अब तक, उसमें बार बार ऐसे झोल आते हैं। और अगर हम खबरों की बात करें, 2-3 दिन पहले एक खबर का खुलासा किया ने कि एक ही आधार कार्ड पर बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन दिखाया गया दस्तावेजों में। बिल्कुल। मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो कोई तमिलनाडु का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का। तो ये जो असमंजस है, जो विकृतियां अनियमितताएं वैक्सीनेशन में दिखाई दे रही, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार जिस तरह कोशिश कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, और अब जनता भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। और कल तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, छिंदवाड़ा में भगदड़ हो गई, महिलाएं कुचल गई। बिल्कुल। भोपाल में कई सेंटर्स पर इतनी भीड़ थी कि लोगों को वापस लौटना पड़ा बिना टीका लगवाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी है। अगर महामारी से बचना है, आने वाले जो खतरे बताए जा रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड होगी उतनी ही महामारी से बचने की संभावना रहेगी। बिल्कुल। जी प्रेषिता। निश्चित है। भावना जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंदौर में क्या स्थिति देखने को मिल रही कल, क्योंकि भोपाल की बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं थी। जो व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी वो केंद्रों पे नहीं देखने को मिली। ये बात बिल्कुल सही है। और इंदौर, जैसे कि हम मानते हैं कि एक तरह से इंदौर की आदत हो गई है नंबर 1 की, लेकिन हमको इसमें यह भी चीज देखना बहुत जरूरी है कि कहीं नंबर 1 की अंधी भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन न करें, या कि इस तरह की एहतियात का जो पालन करना चाहिए उसको हम दरकिनार न करें। ये बात भी सही है कि हम आंकड़ों को छूने के लिए हम 2 दिन ड्राइव को बंद करते हैं, फिर एक दिन हम उसको शुरू करते हैं और उसके बाद 4 दिन फिर बंद कर देते हैं। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जेन्युइनली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। और हम अब तो ईयू वगैरह या अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी हम मान्यता दी है, तो पहले जो भ्रम की स्थिति थी, लोगों के मन में जो संशय था वो खत्म हो गया है। दूसरा, भाई बहन प्रीत न हो। तो दूसरी लहर में इतने दुष्परिणाम देख चुके हैं तो लोग भी आगे आकर कर रहे हैं। जिला प्रशासन तो कर रहा है। और सबसे बड़ा जो मुझे एक यहाँ पे लगा है पूरे में ऑब्जर्व अगर हम करते हैं, तो सामाजिक संगठनों को जोड़ना या धार्मिक संगठनों को आगे लाना, इससे भी हम बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं। क्योंकि लोगों की मानसिकता में कहीं ना कहीं ज्यादा हद तक वो असर डालती है, बातें उनकी धर्म गुरुओं की हो या समाज की हो। बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो अखबारों में छपी है, जो हमने खबरों में देखी है कि भगदड़ हो रही है, लंबी लंबी कतारें लगी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या हम तीसरी लहर को न्योता नहीं दे रहे वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में? ये जो कुछ हो रहा है ये तो नागरिक चेतना पर ही सवाल उठता है कि इतनी बड़ी 2 त्रासदी देश झेल चुका है। 4 लाख से ऊपर मौत का आंकड़ा है, और उसके बावजूद अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इस तरह से मेले ठेले जैसे जुट रहे हैं लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं भावना की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने ठीक कहा कि हमारे समाज में और खासतौर से सत्ताओं के बीच में, उनके दिलो दिमाग में
रिकॉर्ड बनाने की एक अजीब सी भूख बन गई। ठीक का भावना ने कि नंबर 1 बनने की ललक। नंबर 1 बनने के लिए क्या फर्जी आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी? क्या उसके आधार पर नंबर 1 कोई शहर या कोई प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये प्रवृत्ति सब जगह देखने को मिल रही है कि रिकॉर्ड बनाने के फेर में किसी भी तरह से आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, और जो वो आंकड़े हैं जो आपकी नकारात्मकता, आपकी विफलता, आपकी नाकामी को बताने वाले होते हैं, यानी संक्रमितों की संख्या का मामला हो तो आप आंकड़े छुपाएंगे, मृतकों की संख्या का आंकड़ा होगा तो आप आंकड़े छुपाएंगे। और अभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की बात जो कही है कोरोना से मृतकों में, अब ये आंकड़े और ज्यादा छुपाने की कोशिश है, क्योंकि सरकारें लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जिस तरह लड़ाई लड़ी आखिरी क्षण तक कि उसको मुआवजा न देना, तो ये जो आंकड़ों का खेल है, नंबर 1 बनने की जो जुगत है, उसकी जो होड़ है, उसमें कहीं ना कहीं समाज का ही नुकसान होता है। अंततः जब आप वास्तविकता से रूबरू नहीं हो पाते, जब आपके पास वास्तविक आंकड़े नहीं होते, सिर्फ नंबर 1 बनने की होड़ में फर्जी आंकड़ों का सहारा लेते हैं, तो अंत में बीमारी को न्योता आप देते हैं। इसमें समाज को भी सोचना है कि वो इस तरह भीड़ न लगाए, वो जो दूरी का नियम है उसका पालन करे, मास्क लगाकर घर से निकले, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहां भी इन सब चीजों का पालन होना चाहिए। तो सरकार और समाज दोनों बराबर से जिम्मेदार। बिल्कुल, जागरूक तो लोग हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर भी खतरनाक है कि भीड़ लग रही है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर लापरवाही एक बड़ी मुसीबत में हमें डाल सकती है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, पावरफुल डिनर की बात करें भावना शुक्ला जी, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को डिनर किया उनके साथ, और साथ ही साथ उन्होंने कई तरह की नसीहत भी उन्हें दी कि आप जिलों का दौरा करें, हमारी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें हुई जो चर्चा का विषय बनी। आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब जब चुनाव आते हैं तो संगठनों में हलचल मच जाती है। बिल्कुल, हर किसी की महत्वाकांक्षाएं भी उछाले भरना शुरू कर देती हैं। हम ये जानते हैं कि अभी निगम हो, मंडल हो, वहां पर भी नियुक्तियां होनी हैं, साथ में स्थानीय निकायों में भी चुनाव होने हैं। और उसी के तहत अगर हम कहें कि यहाँ पर जिलों के प्रभार ठीक एक दिन पहले दिए गए हैं। बिल्कुल, कब? जबकि ट्रांसफर से बैन हटा है। बिल्कुल। और उसके बाद में ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक हलचल सत्ताधारी दल में बहुत तेजी से दिखाई दी थी और बहुत तरह तरह की खबरें भी सामने आनी शुरू हो गई थी। तो सबको साधना राजनीति में एक मजबूरी भी रहता है, और जब पद पे बैठे हो तो वो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है ये इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है। वाकई इसका फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि सभी को हम राजनीति में जो भी बैठे होते हैं पद पर, वो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही कहा जाता है कि संगठन का और सत्ता का तालमेल रहे, और जब सत्ता हाथ में है तो सुचारू रूप से कैसे चले, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो औपचारिक कहे अनौपचारिक कहे, बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सबको अगर साथ में लेके चलना है, खास करके जो असंतुष्ट हुए हैं या जिनके मन में अभी भी असंतोष का भाव है। निश्चित ही राकेश जी, जिस तरह से भावना जी ने कहा कि सबको साथ लेके चलना एक आपका कर्तव्य बन जाता है, और एक मजबूरी भी कहीं ना कहीं कहे तो गलत नहीं होगा कि बैन हटा तबादलों से, 1 जुलाई से तबादले होने थे, उसके एक दिन पहले रात में जिले बांट दिए गए। देखिए भावना जी, सारी नियुक्तियां होनी है, शिवराज सिंह की सरकार को लेकर पिछले एक पखवाड़े में अगर अपन सब ये देखें कि 15-20 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जो श्यामला हिल्स में अपना ठिकाना करना चाहते हैं, ऐसे कई नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा। सपने देखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, और लोकतंत्र में ये स्वाभाविक भी है। सत्ता की अपनी विकृतियां होती हैं, गुटबाजी सब पार्टियों में। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस ही गुटबाजी का शिकार है। बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान अब चूंकि इतने परिपक्व नेता हो चुके हैं, मतलब मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड हो गया, इतने समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। निश्चित। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हो गए, वे नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के। बिल्कुल। तो ये जो डिनर डिप्लोमेसी है, ये तालमेल बनाने की कवायद है उन सब नेताओं के साथ जो उनके सहयोगी हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर नजर रखे रहते हैं। और आगे चलकर जैसे जैसे बेचैनी बढ़ रही है लोगों,
ठीक है, शिवराज सिंह तो दल बदल के बाद मुख्यमंत्री बन गए, बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में पहुंच गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्हें भी तो सत्ता की इस कड़ाही में से अपने हिस्से का हलवा चाहिए। वे कब तक इंतजार करेंगे? पहले तो 2018 में हार कर बाहर हो गए थे और जैसे तैसे सरकार बनी, तो सरकार बने भी अब 1.25 साल हो गया। तो ये सब लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिक्कत ये है कि उनके जो समर्थक हैं, जो उपचुनाव में हार गए, इमरती देवी, अदल सिंह, गिरिराज दंडोतिया इत्यादि इत्यादि, वे भी कहीं ना कहीं मंत्री दर्जे की आस लगाए बैठे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और इसमें भी बहुत कामयाब है। अगर यूं कहा जाए कि वे बहुत घाघ राजनेता हो गए हैं अब, और कोई बुरी बात नहीं, राजनीति में ऐसा होना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो जो नहीं होता वो सत्ता से बाहर हो जाता है, जो अभी हमने देखा 1 साल पहले मध्य प्रदेश में। तो ये कवायद अभी चलती रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवराज सिंह की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा है। तबादले की बात आपने कही, तबादला उद्योग एक जुमला बन चुका है। बिल्कुल। जब जो पार्टी सत्ता में होती है, उस पर जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि तबादला उद्योग चल रहा है। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में साल भर तबादले होते रहे, भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती थी, और अब पिछले 14-15 महीने से विशेष कारणों से विशेष छूट देकर कितने तबादले होते रहे पूरे साल, इसकी गिनती नहीं है। बिल्कुल। कुछ महीने पहले शायद कांग्रेस ने आंकड़ा जारी किया था कि शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यकाल में कितने तबादले। अब औपचारिक रूप से तबादले पर से बैन हटा है। कुछ समय के लिए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बारीक बात कही है, उसको जरूर अंडरलाइन कीजिए जी, कि आप अपने आसपास रहने वाले दलाल किस्म के लोगों से सतर्क रहें। बिल्कुल। सब जानते हैं सत्ता के आसपास ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, और इससे कोई निजात नहीं पा सकता। अब भी चाहे भी तो उस पर अंकुश नहीं लगा सकता। खैर, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जो सुर्खियां बनी हुई है, सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि सीहोर में एक ब्रिज का अनावरण उन्होंने किया एक दिन पहले, जब शिवराज सिंह चौहान उसका उद्घाटन करने वाले थे। भावना शुक्ला जी। देखिए, जब हम इस तरह की घटनाएं होती है तो हमें देखना चाहिए वो पर्टिकुलर राजनेता और उनकी प्रगति के लिए। अगर हम देखा जाए तो केंद्र में मध्य प्रदेश के एक मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो वो भी अपने अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उसी तरह से सज्जन सिंह वर्मा जी भी हैं। कहीं ना कहीं कई बार वो अपने बयान के कारण आ जाते हैं इस तरह की चर्चाओं में, या फिर इस तरह के काम करने को लेकर आ जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह की उसी कवायद का हिस्सा है जिसमें वो हर कोई बना, मतलब कुछ चुनिंदा नेता खास करके बने रहना चाहते हैं, खबरों में ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पे इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व होगा। राकेश जी, सज्जन सिंह वर्मा मंत्री रहते हुए ये काम नहीं कर पाए थे, तो अब वो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये कह सकते हैं। के लिए और सभी दल में होता रहता है ये। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से जो उद्घाटन कार्यक्रम रखती है उसमें क्षेत्रीय विधायक को, वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जो मुख्यमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने वाले थे उसमें सज्जन सिंह को बुलाया गया था कि नहीं, और उन्होंने एक दिन पहले उसका उद्घाटन करके अपने मतदाताओं, अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने का एक प्रयास किया है और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। हो सकता है मुख्यमंत्री अब जाकर फिर उसका एक औपचारिक उद्घाटन कर दें। ऐसा अलग अलग राज्यों में कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है। कई बार तो बहुत बड़े बड़े आयोजनों को विपक्ष के लोगों ने पहले जाकर फीते काट दिए हैं, उनका नारियल खो दिया है, कई बार सड़कों का उद्घाटन कर दिया है। ऐसी अनेक घटनाएं होती रहती है। बिल्कुल, ये राजनीतिक जीवन के टिडबिट्स हैं, ये चलते रहते हैं, सभी राजनेता ये करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा नहीं लगता। निश्चित फिर भी कोशिश करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को, जहाँ जो भी उस जिले के कलेक्टर, एसडीएम वगैरह हैं, कि ऐसे जो सरकारी कार्यक्रम है उसको दलगत भावना से ऊपर उठकर जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, अगर वहां का वो विधायक है, भले ही विपक्ष का है, तो उसे भी बराबर से
प्रोटोकॉल है, लिखित प्रोटोकॉल है ये तो सरकार कि आपको बुलाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां के स्थानीय विधायक सांसद सबको बुलाना एक औपचारिकता है, नियम है उसका। निश्चित ही सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। खैर, बढ़ते आगे खबर की ओर। बड़ी खबर है, ये महंगाई को लेकर है। 1.5 साल में रसोई का बजट 25% बढ़ा है। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि घर कैसे चलाए। भावना जी, देखिए यही बात है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि विपक्ष भी एक तरह से फेल है, क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे को वो बहुत अच्छे से भुना सकता है। कि हम राजनीति विपक्ष और पक्ष की बात को अलग हटाएं तो आज की तारीख में स्थिति यही है कि दिनों दिन हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही है, आमदनी है नहीं, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और ऊपर से कोरोना की मार जो हम सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसने स्थिति को और ज्यादा विकट कर दिया है। ऐसे समय में सरकार को खास तौर से विशेषज्ञों को लेकर एक इकोनॉमी जो हमारे यहाँ पे जो मार्केट की कहो, इकोनॉमी को कहो, उसके लिए सही मायनों में बूस्टअप डोज की जरूरत है। न कि इस तरह की कोई राहत पैकेज हो जो खाली दिखावे के लिए हो, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो। हम घोषणा कर दी जाती है कि ये राहत पैकेज है, ये लोन की व्यवस्था है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है, लेकिन हकीकत में क्या अमली जामा पहनाया जा सकता है इस तरह की स्कीम को? तो नहीं पहनाया जा सकता है। बजट में आप कहते हैं अलोकेट किया गया है ये वाला लोन, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, आपको आरबीआई से मंजूरी लेनी रहेगी, ये सब चीजें हैं। और जो व्यापारी भी कहें या घर चलाने वाले लोग, जो लोन इसको कौन ले सकता है इन लोन को, उसको पूरा करने की भी उसके साथ में सामर्थ्य होना चाहिए। तो महंगाई कुल मिला के दिनों दिन बढ़ रही है और सरकार को सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है मुद्रा स्फीति पर कंट्रोल करना, और वो वाला एक दिन का टास्क नहीं है। इसके लिए उनको विशेषज्ञों की राय लेकर करना चाहिए, न कि चुनावी चीजों में हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में आ रहे हैं। राजनीति से इतर होके उन्हें सोचना होगा, तभी नहीं तो कोरोना से बड़ी महामारी हम कहें तो महंगाई की है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में क्राइम भी बढ़े हैं। हम देखें मध्य प्रदेश में भी तो क्राइम का स्तर बढ़ता जा रहा है और एकाएक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या कारण रहे हैं यहाँ पे? तो महंगाई सबसे बड़ी चीज है और उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। और जो अभी उपाय किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मैं नहीं कह सकती कि ये पूरी तरह से उचित, मतलब क्या कहना चाहिए, इफिशिएंट, मतलब कह सकते एडिक्वेट है, अपर्याप्त है ये सारे उपाय। तो बेहद जरूरी है इस पे ध्यान देने की। निश्चित ही राकेश जी की अब कोरोना की स्थिति में आमदनी अठन्नी भी नहीं बची और लोगों का खर्चा जो है वो रुपये तक पहुंच गया है। हम स्थितियां देखें, सिलेंडर के भाव, घरेलू सिलेंडर के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, तेल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको अपना खजाना भरना है तो आप जनता से वसूलेंगे, लेकिन कब वसूलेंगे? जब आप जनता को रोजगार तो दीजिए। ठीक बात है, जैसा कि भावना जी ने कहा कि कोरोना से बड़ी महामारी के रूप में इस वक्त फैली हुई है और आप सोचिए कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इस भयानक महंगाई में जनता कुछ नहीं बोल रही है। जो विपक्ष की बात भावना ने कही, मैं कह रहा हूँ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, अब तो विपक्ष को मुक्त हो जाना चाहिए। जो जनता 45-55 रुपए के पेट्रोल पर सड़कों पर उतर आती थी, अगर वो 107 रुपए के पेट्रोल पर कुछ नहीं बोल रही है, जो 100 रुपए के डीजल पर कुछ नहीं बोल रही है, 250 रुपए के सरसों के तेल पर नहीं बोल रही, 850 रुपए के एलपीजी सिलेंडर पर खामोश है, दूध की कीमतें बढ़ने पर खामोश है, तो बधाई दीजिए ऐसी जनता को। वो जनता बड़ी महान है, उसको शत शत नमन है। उससे बिल्कुल 200 रुपए का पेट्रोल भी मंजूर है। हो सकता है वो जो एजेंडा है कि मुसलमान टाइट रहना चाहिए और अगर पाकिस्तान मुसलमान को टाइट रखने की कीमत पर आपको 107 रुपए का पेट्रोल मंजूर है, तो किसी विपक्ष को आगे नहीं आना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़कर आपके चैनल से विनती करना चाहता हूँ कि जनता को अभिशप्त रहने दीजिए, इसमें खुश रहने दीजिए, मस्त रहने दीजिए उसको 800-850 रुपए का डीजल एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल, सरकार घोषणाएं करती है। पिछले कोविड काल में राहत राशि 30,000 करोड़ की घोषणा हुई, आज तक सरकार नहीं बता पाई वो राहत राशि कहाँ पहुंची, किसको मिली। कोरोना के नाम पर पीएम केयर फंड बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हो गया, आज तक किसी को नहीं पता। उसके नाम पर जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे, नकली वेंटिलेटर निकले। जनता इन सब चीजों पर खामोश है। लोगों को मरते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे, लोगों को ऑक्सीजन से दम तोड़ते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एलपीजी सिलेंडर 850
वो तो 1000 का हो जाएगा तब भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसी जनता दुनिया में और कहीं नहीं है। जैसे शत शत नमन करता हूं मैं ऐसी जनता को। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, राजा को, शासन को, सत्ता को बिल्कुल चिंता नहीं। किसी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, विपक्ष को क्यों लड़ना चाहिए जनता के लिए जो खुद आवाज नहीं उठा रही। बिल्कुल। आप सत्ता समर्थकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, उनके पूरे फेसबुक ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। अगर 14 महीने में, 15 महीने में आपके मित्रों में, हमारे आपके सहयोगियों में बहुत ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थक हैं, क्या उनकी वॉल को देखकर कोई जान सकता है कि भारत में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है? क्या उनके 14 महीने की वॉल को देखकर अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई देख रहा हो, या धरती के किसी दूसरे कोने में भारत के मोदी समर्थकों की वॉल कोई देख रहा हो, तो क्या वो जान सकता है कि भारत में कोरोना से 4 लाख लोग मर गए? बिल्कुल। उसे तो सब गुडी गुडी दिखाई दे रहा होगा। क्या दुनिया के दूसरे देशों में बैठे हुए लोग मोदी समर्थकों की वॉल देखकर ये जान सकते हैं कि महंगाई के मारे देश के लोग दम तोड़ रहे हैं? बिल्कुल। भावना जी ने जिस खतरे की बात कही, लूट शुरू हो चुकी है, अपराध की बात आप कर रहे हैं। शिवपुरी में कल परसों सरकारी खाद्यान्न लूट लिया लोगों ने अधिकारियों के सामने, क्योंकि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। निश्चित। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जुमलों से पेट नहीं भरा जा सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर स्टेट में कि ऐसी आपदा के जो राष्ट्रीय आपदा है इससे निपटने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की। तो जो अमेरिका वगैरह में हुआ, लोगों के खाते में सीधे कुछ रकम देनी होगी, जिसकी मांग राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं 1.5 साल से। बिल्कुल। लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। और बड़ी मजेदार बात है, जिस महंगाई पर आपने सवाल पूछा है, केंद्रीय मंत्रियों के बयान सुन लीजिए। अभी फरवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि सर्दी की वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे सर्दी कम होगी, गर्मी बढ़ेगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। तो गर्मी तो जून के महीने में बढ़ रही थी, और जून में कितनी बार कीमत बढ़ी है एलपीजी की, क्या देख लीजिए मई जून में। कांग्रेस की सरकार मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भाई 7 साल हो गए आपको सरकार में, कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? 70 साल के लिए कोस रहे थे, अब 7 साल पहले के लिए आज की कीमतें जिम्मेदार है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी से लेकर बीजेपी नेताओं के भाषण और बयान सुन लीजिए, उनकी बाइट देख लीजिए, तो खुद पर शर्म आने लगेगी कि हम कैसा समाज बन गए हैं। बिल्कुल। हमारी नागरिक चेतना कुंद हो गई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो साधना न्यूज पर भी भावना शुक्ला, प्रीशिता शर्मा, डॉक्टर राकेश पाठक को चिंता करने की जरूरत नहीं। निश्चित ही बहुत ही गंभीर विषय है, ये महंगाई का लगातार बढ़ रही है। आम जनता को जरूरत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़े, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और महंगाई तो फिर हम अंदाजा ही लगा सकते कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर के दाम कहां तक पहुंचते। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, भावना जी, डॉक्टर राकेश जी। और अखबारों की सुर्खियों में हमने उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा महंगाई का, जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनता अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो रही है। जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और आगे कब तक चलेगा ये देखना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।